प्यारे बच्चों, आपका महामाया क्लास में स्वागत है। देखिए भाई, आज का जो वीडियो है फिर वो भी एकदम एग्जैक्ट आपके बोर्ड पर या कह सकते हैं कि बोर्ड में आए हुए प्रश्नों पर ही आधारित है। जो प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बस उन्हीं वीडियो का मतलब उन्हीं प्रश्नों का इस वीडियो में संकलन है। और आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि भाई आप वीडियो को देखें, जिससे कि आपका बोर्ड परीक्षा में आगामी बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। और जितने भी बच्चे अभी भी परीक्षा की दृष्टि से तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो क्रमानुसार लग जाएं और अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न दिया गया है सामने, ये परीक्षाओं में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ प्रश्न दिया गया है कि यदि बिंदु ए 0 0 बी और x y संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि x अपान ए प्लस y अपान बी इक्वल टू 1। ये हमको क्या करना है, प्रूव कर लेना है। और देखिए ये जो प्रश्न कहा गया, इसका कहने का मतलब ये है कि तीन बिंदु दिए गए हैं और तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं, अर्थात सीधी रेखा में। तो भैया देखिए संरेख होगा तो सीधी रेखा में होगा, इसको मान लेंगे ए, ये ए हो गया, ये हो गया बी, और वो लास्ट वाला बिंदु क्या होगा, सी होगा। और जब संरेख होगा तो ये कोई त्रिभुज को बनाएगा नहीं, अगर त्रिभुज को नहीं बनाएगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो संरेख के लिए शर्त क्या होता है, अगर ये मान लीजिए हमने माना a0, ये हो गया 0b और ये हो गया x और y। ठीक है, और जो संरेख का फार्मूला क्या होता है, संरेख होने की शर्त, संरेख होने की शर्त। अब बिंदु के संरेख होने की शर्त क्या होती है, वो होती है x1 कोष्टक में x1 कोष्टक में क्या होता है y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यह होता है बिंदु के संरेख होने की शर्त। तो जब यहाँ पर हम मान लिखेंगे, ये बन जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, x2 y2 और x3 और ये हो जाएगा y3। जब हम मान रखेंगे तो x1 होगा हमारा a, y2 होगा b माइनस y3 होगा y, फिर प्लस x2 होगा 0, फिर y3 होगा y माइनस y1 होगा 0 क्वेश्चन का, प्लस x3 होगा x प्लस y1 होगा 0 माइनस y2 होगा b और टोटल होगा 0 के बराबर। जो पूरा मान होगा वो 0 के बराबर होगा। तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे भाई, देखिए a का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो जाएगा a b माइनस ए बी, ए का इसमें भी गुणा होगा और ए का इसमें भी गुणा होगा, एक का गुणा करेंगे तो ए बी और एक गुणा करेंगे तो माइनस वाई, माइनस क्या हो जाएगा a इंटू वाई आएगा तो जाएगा a1। फिर अब इस 0 गुणा करेंगे तो सब संख्या 0 हो जाएंगी, इसको 0 लिख लेंगे और x को गुणा करेंगे 0 में तो प्लस क्या आएगा 0 ही आएगा और इसका प्लस में करेंगे तो माइनस xv इज इक्वल टू 0। तो टोटल हमें प्राप्त क्या होगा, ab माइनस ay माइनस xy और ये मान होगा किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, ये जो पूरा मान होगा हमारा 0 के क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या करेंगे कि जितने भी मान हमारे ऋणात्मक आएंगे उन मानों क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो जाएगा ab बराबर ay प्लस xy। ठीक है, समझिए आप, ये मान जब पक्षांतर किए जाएंगे तो ए वाई ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा और ये एक्स वाई भी ऋणात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर ध्यान रखेंगे, दोनों पक्षों में ए बी से भाग
देने पर ध्यान से देखिए, अब दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, ए बी से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो जाएगा ए बी अपॉन ए बी, फिर इज इक्वल टू यक्स, क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स भी है ना, एक मिनट देखिए भाई, यह आएगा यक्स बी और यहाँ हो जाएगा यक्स बी, तो जाएगा यक्स, हाँ यक्स बी प्लस इसके भी बटे ए बी होगा और ये जाएगा वाई ए बटे ए बी, ए बी से कैंसिल, बी से कैंसिल और ए से कैंसिल, यहाँ आएगा 1, यहाँ जाएगा यक्स अपान ए और यहाँ जाएगा वाई अपान बी, यही मान आएगा जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, लाना था। और देखिए ये प्रश्न कई बार वो परीक्षाओं में आ गया, इसीलिए इस प्रश्न को आपको बताया गया, जिससे कि आपका समय भी नुकसान ना हो और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे प्राप्त कर सकें। ठीक है, अगर चीजें समझ में आई हो तो अपने अन्य फ्रेंडों तक, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। देखिए ये जो दूसरा प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि बिंदु 7 ऋण 2 5 1 3 के, ये जो तीनों बिंदु दिए गए हैं, 1 2 3 बिंदु दिए गए हैं और कहा गया है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो जब संरेख हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो संरेख का जो सूत्र होता है, आपका शब्द जो होते हैं हमने आपको बता दिया है, वो होता क्या है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये पूरा का पूरा जो मान होता है वो शून्य के बराबर होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर तीन बिंदु दिए गए हो और तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होते हैं तो वो कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर आएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि भैया अगर तीन बिंदु संरेख दिए गए हो तो उनका क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। अब ये तीन बिंदु दिए गए हैं तो उन तीनों बिंदुओं को आप देखिए, पहला बिंदु दिया गया है 7 माइनस 2, तो यहाँ से मिलेगा x1 और यहाँ से मिलेगा y1। दूसरा बिंदु दिया गया है 5 और 1, तो यहाँ से मिलेगा x2 और ये मिलेगा y2। और तीसरा बिंदु दिया गया है k, इसको a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, और अगले दिए गए बिंदु को c मान लेते हैं। ये हो जाएगा 3 into k, इसका मान क्या हो जाएगा, x3 और y3। अब यही क्या करना है, बस फार्मूले पर मान रखना है, हल करना है और आपको k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो भैया k का मान देखिए, x1 का मान कहाँ रखेंगे, 7 रखेंगे तो जाएगा 7, उस टाइम में y2 हो जाएगा 1 माइनस y3 हो जाएगा k, फिर प्लस x2 हो जाएगा 5 और y3 हो जाएगा फिर k माइनस y1 हो जाएगा ऋण 2, तो ऋण ऋण धन धन 2 हो जाएगा, प्लस x3 जो होता है वो होगा मान 3, ध्यान से देखते रहिएगा, और जो y1 होता है वो -2 और माइनस का चिन्ह लगाएंगे y2 के लिए, तो y2 मेरा 1 है तो -1 कितना आएगा, 0, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 7 और k, तो यहाँ पर करना क्या है, हमको मल्टीप्लिकेशन कर देना है, जितने भी ब्रैकेट्स के बाहर हैं उनका ब्रैकेट्स के अंदर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 का जब गुणा करेंगे एक में तो जाएगा 7 इकाई 7, और इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो -7k प्राप्त होगा। 5 का गुणा कर दीजिए तो प्लस 5k प्लस 5 गुना 10 प्लस देखिए
अब करना क्या है, 3 और इन दोनों को जोड़ देना है, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, -3 = 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 - 7k + 5k + 10, और देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 3 का 9, और धन और गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, तो 3 3 का 9 = 0 के। अब करना क्या है, आपको जोड़ देना है, चर पदों को एक साथ जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर 7k है और यहाँ पे 5k है, तो 5k प्लस में है और ये माइनस में है, तो जाएगा -2k। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 10 है और 7 17, तो जोड़ देंगे हो जाएगा 17 मतलब 17 ऋण 9 बराबर कितने के, 0 के। तो जाएगा -2k प्लस, अब 17 में से 9 को निकाल देंगे, कितना बचेगा, 8, कितना बचेगा, धन 8 बराबर कितने के, 0 के। अब इस 8 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो जाएगा -2k = -8, तो माइनस माइनस कैंसिल, k बराबर हो जाएगा 8/2, 2 यहाँ गुणा के रूप में है, जो दूसरे साइड में पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा भाग के रूप में, तो 2 2 का 8, तो भैया k का मान प्राप्त होता है 4। समझ में आई सवाल, तो यहाँ से हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा जो 4 के बराबर होगा। यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, हो सकता है कि अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चनों में भी सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्नों पर, आप लोग बस ध्यान से देखते रहें। चलिए देखिए, जो अगला प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः दिए गए हैं, जिनके शीर्ष क्रमशः 0 3 4 0, देखिए 0 3 4 5 -1 4 और ऋण 2 ऋण 1 है। ठीक है, ये शीर्ष दिए गए हैं, तो इन शीर्षों के आधार पर हमको क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज का निर्माण करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। ध्यान से आप देखिए, ये बन जाएगा, इसको मान लेंगे a, ये हो जाएगा b, ये बनेगा c और ये बन जाएगा d। तो ये हो जाएगा मेरा a 3 और 0, और ये बन जाएगा b 4 और 5, और ये बन जाएगा c ऋण 1 4 और ये 4 है, और वो हो जाएगा ऋण 2 ऋण 1, ऋण 2 और ऋण 1, ये शीर्ष बन गए। ठीक है, इन शीर्षों से जो चतुर्भुज बना है, कहने को लिए कह दिया गया भैया समचतुर्भुज, तो इस समचतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है, इस एबीसीडी समचतुर्भुज का। तो इस एबीसीडी के जो समचतुर्भुज दिया गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के दो सूत्र हैं। नंबर 1, हम त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रयोग करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या नंबर 2, इसके विकर्णों का आपस में गुणा करके भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुजों के आधार पर क्षेत्रफल ज्ञात करना तो हमने कई बार बताया है आप लोगों को। आज जो सवाल बताई जाएगी, ये जो प्रश्न बताया जाएगा, वो विकर्णों के क्षेत्रफल को, विकर्णों के गुणा करने पर ही क्षेत्रफल क्या हो जाए, ज्ञात हो जाए, जो कि आसान तरीका है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, a को मिला देंगे c से और d को मिला देंगे b से, तो विकर्ण बन के तैयार हो गए, AC विकर्ण और DB विकर्ण। तो पहले क्या काम करते हैं कि AC विकर्ण की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे विकर्ण AC की लंबाई। तो विकर्ण AC की लंबाई कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए यही फार्मूला होता है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो पहले AC में मान लेंगे, तो हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x1 का मान आएगा मेरा 3, ध्यान से देखिए, तो x1 का मान कितना आ जाएगा, x1 का मान आ जाएगा 3 माइनस x2 का मान आ जाएगा ऋण 1, ऋण धन धन 1 हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस y1 का मान कितना होगा 0
माइनस y2 का मान कितना हो जाएगा 4, ऋण 4 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा, यहाँ देखिए 3 और 1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 4, 4 का वर्ग धन हो जाएगा -4 का वर्ग। इसको हम लोग लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16 के हो जाएगा √32 और √32 को आज गुणनफल कर देंगे मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 × 4 × 8 × 16 गुना 32 इसका पेयर बन जाएगा तो लास्ट में उत्तर प्राप्त होगा 4 करड़ी में 2 मात्रा। ठीक है, दिया जाएगा 4 करड़ी में 2 मात्रक के किसका जो ये मान निकला AC विकर्ण की लंबाई निकल गई। अब निकालेंगे विकर्ण, अब निकालेंगे विकर्ण BD की लंबाई, विकर्ण BD की लंबाई। अब जब BD की लंबाई निकालेंगे फार्मूला तो ऊपर लिखा गया है तो यहाँ पर देखिए इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे तो यहाँ से x1 का मान आएगा ऋण 2, ये हो जाएगा ऋण 2 और माइनस x2 का मान आ जाएगा 4 तो -4 इसका वर्ग कर देंगे प्लस y1 का मान आ जाएगा ऋण 1 और माइनस y2 का मान आ जाएगा 5 तो ऋण 5 तो ऋण 5 का वर्ग कर दिया जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, 4 और 2 दोनों ऋणात्मक में तो दोनों जुड़ जाएंगे तो -6 का वर्ग हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी -6 का वर्ग हो जाएगा तो आप सभी लोग जानते हैं 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है प्लस यहाँ पर करेंगे तो 36 हो जाएगा और जब टोटल सब कर देंगे कितना हो जाएगा 36 गुना 72 और जब 72 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, जब 72 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये मान प्राप्त होगा 6 करड़ी में 2 मात्रा। बात समझ में आई? तो मान प्राप्त हो जाएगा 6 करड़ी में 2 मात्रा। यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है, तो चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। देखिए जो अगला पार्ट होगा वह हो जाएगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्ण AC गुणे BD, AC गुणे BD। इसका मतलब समझते हैं कि अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे कि 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का आपस में क्या कर देना होता है, मल्टीप्लिकेशन कर देना होता है, गुणा कर देना होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुणे AC का मान आया है 4 करड़ी में 2 गुणे BD का मान आया है 6 करड़ी में 2 के। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 1 गुणे 4 24 गुणे करड़ी हट जाएगी, क्या बचेगा 2 2 2 से कैंसिल, हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 24 वर्ग मात्रा। ठीक है, जो हमारा राइट आंसर होगा वह आएगा 24 वर्ग मात्रक के बराबर। ठीक है, देखिए बहुत आसान सवाल था। इस तरह से भी प्रश्न आते हैं जो आपको शुरुआत के ही बाद में बता दिए, वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया गया कि भैया ऐसे प्रश्नों का संकलन किया गया है, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 प्रश्न लिए जाएं, जो भी प्रश्न लिए जाएंगे वो बोर्ड परीक्षा में आगे प्रश्न होते हैं या होंगे या है कर लीजिए। जिसे देखिए इसमें कहा गया ना साफ साफ कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 4 शीर्ष दे देंगे और चारों शीर्ष देने के बाद पूछ देगा भैया विकर्ण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल इस तरह से भी निकाल सकते हैं या आप मान सकते थे कि चारों शीर्ष मान लो, इसमें से एक तो विकर्ण चीज दो, ध्यान दीजिएगा एक वृक्ष देंगे आपको मिल जाएगा त्रिभुज AC, यहाँ से ACD और एक त्रिभुज ABC प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करके, दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करके लास्ट में क्या करेंगे जोड़ देंगे जब, तब पर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है चौथा,
बिंदु ऋण चार्ज है, बिंदु ए व बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। किस अनुपात में पूछा है तो हम जानते हैं कि अगर दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड मान लेंगे कि जो ए बी है वह दो बिंदु है और दोनों बिंदुओं को ऋण चार्ज अंत विभाजित करता है। ठीक है, माना कि ए व बी बिंदु को ऋण चार्ज अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। ठीक है, देखिए जब अंतः विभाजित करेगा तो अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है। अंतः विभाजन का सूत्र होता है कि x1 यहां से फिर से m1 x2 क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 का यह अंतः विभाजन का सूत्र है। तो मान लेंगे कि यह जो बिंदु है ऋण 4 और 6 से अंतः विभाजित करता है तो ये बराबर हो जाएगा ऋण 4 और 6 अंतः विभाजन के लिए। जब यह अंतः विभाजन के लिए बराबर मान लेंगे तो देखिए यह जो मान होगा वह x होगा, यह मान जो होगा y होगा। तो x का मान हम करेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा और y का मान हम करेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा। तो लिख सकते हैं कि ऋण 4 बराबर तो जो बिंदु है इसको x1 इसको y1 इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। तो ऋण 4 बराबर m1 का मान नहीं दिया जाएगा तो लिखेंगे m1 गुणे x2 का मान कितना लिखेंगे 3 धन m2 और गुणे x1 का मान लिखेंगे ऋण 6 और पूरे के बटे हो जाएगा m1 प्लस m2 पूरे बटे हो जाएगा m1 प्लस m2 के। अब क्या करेंगे इसका डायरेक्ट इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -4 m1 प्लस 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 क्या हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा -4m2 बराबर 3m1 और -6m2 के क्या प्राप्त हो जाएगा 6m2 के। तो क्या काम करेंगे भाई m1 को एक साइड कर लेंगे और m2 को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, देखिए देखिए m1 क्या करेंगे एक साइड और m2 को एक साइड कर लेते हैं तो हो जाएगा -4m1 इधर चला आएगा कितना हो जाएगा -3m1 बराबर यहाँ देखिए 6 ऋण 6 से हम इसको उधर भेजेंगे तो जाएगा ऋण 6m2 प्लस 4m2 के। तो ये क्या होगा जुड़ जाएंगे तो -7m1 बराबर -2m2 क्योंकि 6 बड़ी संख्या है 4 छोटी संख्या है 6 ऋणात्मक है तो वही मान लिखा जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7m1 इक्वल टू 2m2 ना। अब क्या करेंगे इसमें डिवाइडेशन वाला भाग दे देंगे m2 को इधर और 7 को उधर तो जाएगा m1 अपान m2 बराबर 2/7 तो लिख सकते हैं कि m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7। ठीक है, m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7। बात समझ में आई? ये बहुत मस्त सवाल था, अच्छा लगा। लेकिन अब ध्यान से देखिए अब इन्हीं मानों को रख करके अपने फिक्स मानों को हम संतुष्ट कर सकते हैं कि क्या यह y का मान जो होगा वो 6 के बराबर होगा। ठीक, इसे आप रख कर ट्राई करिएगा। m1 m2 का मान यहाँ रखना है आपको, m1 m2 का मान इसमें रखिएगा जो बराबर कितने को होगा
6 के बराबर होगा, अगर वहां से आपका मान 6 के बराबर आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि यह मान जो है दिए गए प्रश्न के लिए प्रयुक्त माना गया, उपयुक्त माना गया। ठीक है, अब चलते हैं शेष मतलब अन्य प्रश्नों पर। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए जो अगला प्रश्न है ये कि बिंदु 5, 8 और 7.3 से खींचे जाने वाला रेखाखंड x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होगा। आप बस इतने प्रश्न से ही समझ जाइए कि अगर दो बिंदु दिए गए हो और इन दोनों बिंदुओं से रेखाखंड खींचा जाए, इन दोनों बिंदुओं से रेखाखंड खींचा जाए तो वह x अक्ष को किस अनुपात में काटेगा। ठीक है, x अक्ष से किस अनुपात में विभक्त होगा, मतलब जो x अक्ष है उससे वो किस अनुपात में कटेगा, जो रेखाखंड होगा इन दोनों खींचा जाएगा। तो उसमें ध्यान आपको ये देना है कि x अक्ष से विभाज्य होगा अर्थात वह y अक्ष पर होगा ही नहीं। समझ रहे हैं कि वह बिंदु जब ये जो रेखा होगी वह y से नहीं जाएगा, कहां से होकर जाएगा, x अक्ष से जाएगा, अर्थात y का मान क्या होगा, 0 होगा, अर्थात y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो भाई जो मान लेंगे, माना अनुपात x1 संबंधी m1 संबंधी m2 होगा तथा वह बिंदु जहां से x अक्ष विभाजित करेगा वह बिंदु होगा, वह बिंदु x और 0 होगा। अगर x 0 से होकर जाएगा तभी तो वो x अक्ष से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो भैया y का मान क्या मिला, 0 मिला। तो x से विभाजन की इस दशा में तो क्या लिखेंगे, x अक्ष से विभाजन की दशा में, अब ध्यान से देखिए, x अक्ष से विभाजन की दशा में तो y का मान 0 हो गया, तो क्या रखेंगे, y का ही मान रखेंगे ना, तो जाएगा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 के, ये मान रखना होगा। तो y का मान क्या है, ऑलरेडी मेरा 0 आया हुआ है ना, x से विभाजित हो रहा तो y का मान 0 होगा। तो y का मान जब 0 होगा तो होगा m1 गुणे y2, इसमें क्या होगा भैया, यह देखिए x1 होगा, यह y1 होगा, यह x2 होगा और यह y2 होगा। तो y2 का मान कितना है, -3 धन m2 गुणे y1 बराबर कितना आएगा, 8 और पूरे के बटे होगा m1 प्लस m2 तो गया 0 बराबर 3 -3m1 प्लस 8 m2 और पूरे के बटे m1 प्लस m2 के। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 0 में, जब m1 प्लस m2 का 0 में गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो गया 0 बराबर 3m1 धन 8m2, तो अंशांतर करेंगे तो जाएगा 3m1 बराबर 8m2। तो क्या करेंगे, m2 को इधर लाइए और 3 को इधर भेज दीजिए, तो जाएगा m1 बटे m2 बराबर 8 बटा 3, अर्थात m1 संबंधी m2 बराबर 8 संबंधी 3 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, अगर इसी सवाल को थोड़ा सा और बदल कर पूछे तो पूछ सकता था कि जैसे x अक्ष से विभाजन के लिए पूछा तो पूछ सकता था कि y अक्ष से विभाजन की स्थिति बताइए,
तो भैया जब y x की दशा में मानेंगे, ठीक है, जब y x की दशा में मानेंगे तो आपको बस बदलना क्या होगा कि यहाँ 0 करना, x बराबर 0 कर देंगे, मतलब x अक्ष 0 हो जाएगा और y y हो जाएगा। तो जब x की कंडीशन पे रखेंगे 0 तो वहां पर सूत्र क्या बन जाता, 0 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। बस समझ में आई। तो उसका मान कुछ -5 से -7 के आसपास आएगा, ऐसा आना चाहिए, बाकी आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको हल करिएगा कि अगर y x की दशा ज्ञात करनी है, ध्यान देखिए हमने x का मान निकाल दिया, अगर सवाल में बढ़ाना चाहे तो बढ़ा देगा, कहेगा भैया x अक्ष और y अक्ष दोनों का मान ज्ञात करिए। तो जब y अक्ष पर से विभाजित होगा तब क्या मान आएगा, तो y अक्ष के विभाजन के लिए हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, आप लगाइएगा। तो y अक्ष के जो विभाजन के लिए होगा तो भैया y अक्ष के द्वारा विभाजन होगा तो जाएगा 0x, क्या हो जाएगा 0 और y के, तो यहाँ पर सब x का मान रखेंगे और बराबर 0 कर देंगे, वहां से आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगा तो भाई अन्य लोगों तक इसको शेयर करें, ठीक है, जिससे उनके भी मार्क्स अच्छे हो जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि YouTube के माध्यम से भी तैयारी की जा सकती है, बस आप लगातारता बनाए रखें। अगर लगातार आप लगे रहेंगे तो आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर जरूर आएंगे, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।